थर्ड लॉ जो है बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए वॉल है, ठीक है, अब हमने 5 न्यूटन के फोर्स से वॉल पे टच किया, यानी टच नहीं किया मतलब स्ट्राइक किया, ठीक है। अब वॉल भी उसी समय हमारे हैंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स कहां पर होगी, जहां पर दो बॉडी होंगी। अगर कहीं पर दो बॉडी नहीं है तो वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। मैं खुद पे ही एक्शन लेकर के और खुद पे रिएक्शन ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं रिएक्शन में कोई डिले नहीं होगा। जैसे ही कोई एक्शन क्रिएट करता है उसका रिएक्शन उसी स्टैंड पे उसको मिल जाता है। हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। और इससे पहले आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को आपने पढ़ा और न्यूटन्स के सेकंड लॉ को आपने पढ़ा। उसमें आप लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में देखा इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया से कैसे हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बनता है। एंड न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हमने देखा मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम से कैसे हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ आता है। यानी कि पहले हम फोर्स के बारे में जानते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन सेकंड लॉ में करते हैं। ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इसमें इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहते हैं आज की वीडियो हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेके आप रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ये तो हमको भी पता चल रहा है, आपने लिखा है कि आप पढ़ के हम भी समझ लिए, इतना मीनिंग हमको भी आती है कि आपने लिखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हमको भी पता है, लेकिन कुछ आप समझाइए कि बोलना क्या जाता है। सिंपल से इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो, कोई भी एक्शन मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं स्ट्राइकिंग ऑन वॉल। अगर तुम एक पंच जाके वॉल पे लगा रहे हो, यानी कि एक पंच अगर मैंने वॉल पे लगाई, ठीक है, तो उस समय वॉल भी हमारे हैंड पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं। मान लीजिए वॉल है, ठीक है, अब हमने 5 न्यूटन के फोर्स से वॉल पे टच किया, यानी कि टच नहीं किया मतलब स्ट्राइक किया, ठीक है। अब वॉल भी उसी समय हमारे हैंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कैसे? आप जाइए, पंच लीजिए अपना एंड इसको जाके वॉल पे स्ट्राइक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। डिस्क्लेमर, अगर आपका हाथ टूटता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर आप उसी समय देखेंगे तो उसमें आपके हाथों पे कोई ना कोई प्रेशर फील होगा, यानी कि आपके हाथों में चोट लग जाएगी। तो कृपया इसको मत कीजिएगा। तो आपके हाथों पे चोट लग जाएगी तो उसकी वजह से आपको क्या पता चल रहा है, यानी कि आपने तो वॉल को स्ट्राइक किया तो वॉल को क्या होना चाहिए था, गिरना चाहिए था, उसको टूट जाना चाहिए था, लेकिन वॉल तो नहीं टूटी, लेकिन आपका हाथ टूट जरूर जाएगा। तो आपके हाथ पे क्या एक प्रेशर फील होता है, तो प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है, यानी कि जैसे ही आपने वॉल पे स्ट्राइक किया तो वॉल ने उसी समय आपके हैंड पे उतने ही फोर्स से स्ट्राइक किया, यानी कि जितना आपने वॉल को मारा वॉल ने भी आपको उतना ही मारा उसी समय, यानी कि उसने अपना बदला उसी समय ले लिया, उसको बात के लिए नहीं रखा, ठीक है। तो ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर इक्वल और अपोजिट किस लिए प्रयोग किए गए हैं, किस लिए यूज किए गए हैं, उसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि किसी भी एक्शन कुछ भी आप समझ सकते हैं, यानी कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे ही आपने वॉल पे, मान लीजिए मेरा बोर्ड है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने इसको स्ट्राइक किया तो ये बोर्ड मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बोर्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मुझे, इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, यानी मैंने इसको एक्शन दिया, इसने मुझे रिएक्शन दिया, मैंने इसको एक्शन दिया, इसने मुझे रिएक्शन दिया, यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है। प्लस ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, हमारी डायरेक्शन ये है फोर्स की, उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि हमने इधर फोर्स लगाया, उसने इधर फोर्स लगाया, इसलिए उसको बोला गया है अपोजिट रिएक्शन। इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब ये है कि अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स से यहाँ पर मारा, 5 न्यूटन की फोर्स से बोर्ड भी आपको मारेगा।
अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स से मारा तो बोर्ड भी आपको 10 न्यूटन की फोर्स से मारेगा। तो इसीलिए इस यहाँ पर बोला गया है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर भला तो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप जितना ज्यादा तेज इस बोर्ड को मारेंगे, बोर्ड भी उतना ही बदला लेगा आपसे, उसी समय लेगा। ठीक है, तो सोच समझकर एक्शन कीजिए, क्योंकि रिएक्शन उसी समय मिलने वाला है और उतने ही अमाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ बस इतना ही था, इतना ही था, मतलब इतना ही था, एकदम इतना ही था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो डे टू डे लाइफ में हम इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यूज किया जाता है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यूज करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने स्ट्राइक ऑन द बॉल बताया, आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी बोट है एंड उस पे एक मैन है, बोट एंड मैन। अब कोई भी नाव है और इस पे एक मान लीजिए मैन है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर जाना चाहता है, तो ये इधर की साइड जंप लगा रहा है। क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो ये मैन जैसे ही जाके इस वाले पोजीशन पे जंप करेगा, यानी इस सरफेस पे जंप करेगा, तो ये आगे की तरफ नाव को, ये है तुम्हारी नाव को पीछे तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसने नाव को कुछ फोर्स से पीछे धक्का दिया, तो नाव भी इसे उसी समय उतना ही फोर्स से धक्का देगी। यानी कि अगर इसने 10 न्यूटन के फोर्स से नाव को धक्का दिया, नाव बोलेगी अभी मैं भी बताती हूँ, मैंने 10 न्यूटन से तुमने धक्का दिया, अब 10 न्यूटन से मैं भी धक्का दूंगी। तो नाव इसको 10 न्यूटन से धक्का देगी, लेकिन उसमें इसका फायदा हो गया, यानी कि ये जंप होके इस नदी, यानी जो पानी भरा है, इस नदी से उस सरफेस पे चला गया। ठीक है, तो नाविक जो था थोड़ा बुद्धिमान था, इसलिए नाव ने उसको ज्यादा परेशान नहीं कर पाई। तो दोस्त कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। रॉकेट का आपने देखा होगा, नहीं रॉकेट को नहीं देखा है, अरे नहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो वीडियो में देखा होगा। ठीक है, किसी ने रियल में भी देखा होगा। अब देखिए रॉकेट को अगर हम ले, ठीक है, तो रॉकेट को अगर ले तो रॉकेट जो है, जो रॉकेट का डाउन सरफेस होता है, डाउन एरिया होता है, यहाँ पर ये गैस एक्सर्ट करती है। क्या करती है? गैस को एक्सर्ट करती है, गैस को एक्सर्ट करती है। अब ये रॉकेट गैस को जैसे ही नीचे एक्सर्ट करेगी, तो रॉकेट ने गैस को नीचे फेंका, तो गैस भी अपना बदला लेगी, गैस रॉकेट को ऊपर धक्का देगी। मान लीजिए आपने गैस को, यानी कि रॉकेट ने गैस को 5 न्यूटन की फोर्स से नीचे धक्का दिया, तो गैस भी 5 न्यूटन की फोर्स से रॉकेट को ऊपर धक्का देगी। इसलिए जैसे ही रॉकेट नीचे गैस को एक्सर्ट करती है, वैसे ही गैस रॉकेट को ऊपर एक्सर्ट करता है। ये हो गया हमारा न्यूटन्स का रॉकेट का एग्जांपल। ठीक है, यहां पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रिकॉइल इन गन, रिकॉइल इन गन। अब जैसे ही आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये आपकी क्या है? गन है। क्या है? गन है। वैसे दिख तो नहीं रही है, लेकिन मान लीजिए अब जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया, क्या किया? शॉर्ट किया। जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया, तो ये इसमें से क्या हुई? एक बुलेट निकली। क्या निकली? बुलेट निकली। तो आपने देखा होगा बुलेट तो आगे जाती है, लेकिन गन भी थोड़ा पीछे आती है, गन भी थोड़ा पीछे आती है। तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है। यानी आपने अभी तक जितना देखा, तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा था, यानी मैन ने बोट को पीछे धक्का दिया, बोट ने मैन को आगे धक्का दिया। यानी कि एक्शन क्या हो रहा है इसमें? एक्शन हो रहा है कि मैन ने बोट को पीछे धक्का दिया, ये था इसका एक्शन। तो अपोजिट रिएक्शन क्या था कि बोट ने मैन को आगे धक्का दिया। सिमिलरली रॉकेट ने गैस को नीचे धक्का दिया, तो गैस ने रॉकेट को ऊपर धक्का दिया। तो उसी इंस्टेंट पे, उसी टाइम पे, उसी सरफेस पे एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, और जैसे आपने देखा था स्ट्राइकिंग ऑन द बॉल, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर देखा जाए, तो जो ये गन है और ये क्या है? आपकी बुलेट है। क्या है? बुलेट है, और ये आपकी क्या है? गन है। तो आपने बुलेट को यहाँ से कुछ एनर्जी देके, बुलेट को यहाँ से फोर्स कुछ देके आपने बुलेट को बाहर धक्का दिया, बुलेट भी उतना ही अमाउंट का फोर्स इस गन पे अपोजिट रिएक्शन की तरह देगी। यानी कि अगर मैंने कुछ, मान लीजिए यहाँ से मैंने कुछ स्पीड से गन बुलेट को आगे की ओर
शॉर्ट किया तो बुलेट भी उतने ही फोर्स से पीछे की ओर गन को धक्का देगी। स्पीड में मैटर करेगा क्योंकि हमने बुलेट को गन को पकड़ रखा है, ठीक है। तो बुलेट को जितने न्यूटन की फोर्स हम लोग आगे भेजेंगे, बुलेट भी उतने ही न्यूटन का फोर्स गन पे लगाएगी। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन ये हो रहा है कि हम बुलेट्स को गन से शॉर्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्शन, यानी कि गन से बुलेट को शॉर्ट करना। और जो बुलेट गन पे प्रेशर फोर्स लगा रही है वो है हमारा रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसा होता है? अपोजिट होता है। ध्यान रखिएगा, एक्शन रिएक्शन आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। यानी कि अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स से इसने धक्का दिया, 5 न्यूटन का फोर्स वो भी धक्का पीछे की ओर देगी। यानी कि बदला बराबर लिया जाता है और उसी समय लिया जाता है। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, बदला बराबर लिया जाता है और उसी समय लिया जाता है, कोई भी डिले नहीं होता है। देखते हैं हम लोग तो न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने अभी बात की न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है, उसके एग्जांपल्स हमने किए। तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये पॉइंट उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया, क्या पढ़ा? छोटी सी डेफिनेशन पढ़ ली कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। कुछ उसके एग्जांपल्स देखे हमने, एग्जांपल्स को हमने डीप में समझा कि कहाँ पर एक्शन लग रहा है, कहाँ पर उसका रिएक्शन लग रहा है, सब बातें हुई यहाँ पर। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको आना चाहिए। हाँ भाई, आना तो चाहिए इसको, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होंगे, और क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे फिर आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका? थर्ड लॉ का। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स लिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया मैन एंड वॉल का, मैन एंड वॉल का। इसमें हमने देखा क्या कि कोई भी आदमी जो है वो वॉल पे क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। या फिर हमने एग्जांपल लिया मैन एंड बोट का, किसका? मैन एंड बोट का। इसमें हमने देखा कोई एक आदमी था, यहाँ पर बोट थी, बोट पे एक आदमी था। ये आदमी बोट पे फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में और बोट इस पे फोर्स लगा रही थी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने देखा। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक्शन रिएक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन होता है वो दो बॉडीज के बीच में होता है। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एक्शन रिएक्शन सिंगल बॉडी पे अप्लाई नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन होने के लिए दो बॉडी होना मस्ट है। यानी कि कोई एक बॉडी एक्शन क्रिएट करेगी किसी दूसरी बॉडी पे और दूसरी बॉडी उस पे रिएक्शन क्रिएट करेगी। यानी कि अगर इसमें एग्जांपल लिया जाए मैन बोट का, जो मैन है उसने एक्शन क्रिएट किया इस बोट पे, यानी कि मैन ने बोट को पीछे धक्का दिया तो बोट ने उतने ही फोर्स से उसको आगे धक्का दिया। यानी कि मैन जो इस पे एक्शन किया तो बोट ने मैन के ऊपर रिएक्शन दिया। यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला मैन, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज बोट। जैसे यहाँ पर मैन फर्स्ट और वॉल, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट थी। हमने एग्जांपल लिया था रॉकेट का, किसका? रॉकेट का। तो रॉकेट में क्या था? एक तो रॉकेट थी एंड गैस थी, उसकी दो ऑब्जेक्ट थी। यानी कि रॉकेट गैस पे फोर्स लगा रही थी, जैसे हमने रॉकेट का एग्जांपल लिया था। यहाँ पर हमने देखा था कि रॉकेट किस पे फोर्स लगा रही है? गैस थी। तो रॉकेट गैस को डाउनवर्ड धक्का दे रही थी, तो गैस भी रॉकेट पे अपवर्ड फोर्स लगा रही थी। जितना रॉकेट गैस पे फोर्स लगा रही थी उतना ही गैस ने रॉकेट पे फोर्स लगाया। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज। यानी कि कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स कहां पर होगी? जहां पर दो बॉडी होंगी। अगर कहीं पर दो बॉडी नहीं है तो वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। मैं खुद पे ही एक्शन देख करके और खुद पे रिएक्शन ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मैं एक बॉडी हूं, अगर मैं अपने आप पे ही एक्शन करूं, अपने आप पे ही रिएक्शन लूं, तो उसको एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे। यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स होने के लिए आपका दो बॉडी होना मस्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि फोर्स आर कोलिनियर। फोर्स कैसा होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैन ने फोर्स लगाया बोट पे इस डायरेक्शन में, कितना? F, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर फोर्स लगा रहा है मैन इस डायरेक्शन में F, तो बोट भी मैन के ऊपर इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी F। बट यहाँ पर बोला क्या है? कोलिनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन में लगना चाहिए। एक ही लाइन का मतलब क्या है? जैसे देखो, इस बोट, मैन ने बोट को इस डायरेक्शन में धक्का दिया, अब बोट ने इस मैन को इसी डायरेक्शन में और इसी लाइन में
इसी लाइन में इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, यानी मैन ने बोट को पीछे रख कर दिया और बोट ने मैन को आगे रख कर दिया, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं आगे पीछे, यानी एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं, यानी कि एक ही लाइन में, इसको बोलते हैं कोलिनियर। यानी फोर्स कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने एक्शन इस डायरेक्शन में दिया, यहाँ पर एक्शन देकर मैंने दिया, रिएक्शन इसका ऐसे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि ये कभी भी अपने कोई किसी एंगल में फोर्स नहीं लगेगा, कभी भी किसी एंगल में फोर्स नहीं लगेगा। रिएक्शन हमेशा कैसे रहता है, 180 डिग्री रहता है, यानी रिएक्शन हमेशा कब कैसे लगता है, 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री पे रिएक्शन लगता है, यानी 180 डिग्री का मतलब सेम लाइन, कोलिनियर होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, यानी जो एक्शन फोर्स होता है, जो रिएक्शन फोर्स होता है, वो दोनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। थर्ड पॉइंट है नो डिले इन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जैसे हमने देखा था कि अगर हम इस बोर्ड पे हिट करें, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, तो अगर मैं इस बोर्ड पे हिट करता हूं, ठीक है, तो मेरे हाथ पे उसी समय चोट लगेगी या फिर 2 दिन के बाद पता चलेगा, बताओ। मान लो मैंने इसको जोर से मारा, तो इस बोर्ड ने भी मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, अब ये उसी समय एक्सर्ट करेगा या 2 दिन बाद करेगा? ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज मारा बोर्ड को, बोर्ड 2 दिन मुझे यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे ही मैंने बोर्ड को टच किया या बोर्ड को स्ट्राइक किया, बोर्ड ने भी मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा दिया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ नहीं, जितना फोर्स मैंने बोर्ड को मारा उतना ही फोर्स बोर्ड ने मुझको मारा। फोर्स इक्वल रहते हैं, हमने कंडीशन देखी थी कि इक्वल फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स कितना होता है, इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट लगता है, यानी कि मैंने बोर्ड को इस डायरेक्शन में मारा, यानी मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो बोर्ड का फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये मेरे हाथ पे ऐसे लगेगा, मेरे हाथ पे बोर्ड ऐसे लगा, बोर्ड जो है ऐसे फोर्स लगाएगी मेरे हाथ पे, और ये फोर्स में कोई डिले नहीं होगा, यानी कि बोर्ड तुरंत बदला लेता है। कैसे लेता है, तुरंत लेता है। थर्ड लॉ यही बताता है कि बदला तुरंत लूंगा और समय भी नहीं लूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है, नो डिले इन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में कोई डिले नहीं होगा, जैसे ही कोई एक्शन क्रिएट करता है उसका रिएक्शन उसी स्टैंड पे उसको मिल जाता है, यानी रिएक्शन में कोई डिले नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने एक्शन कर दिया, रिएक्शन आने में उसको बहुत समय लग जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन में आने में कोई समय नहीं लगता। जैसे यहाँ पर मैन ने बोर्ड को पीछे धक्का दिया, तो बोर्ड ने उसी समय उसको आगे धक्का दिया, ऐसा नहीं है बोर्ड कुछ दिन के बाद धक्का देगी या कुछ मिनट के बाद धक्का देगी, ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई डिले नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। कैसे, देखो, जो एक्शन लग रहा था इधर लग रहा था, रिएक्शन इधर मिल रहा था, अब एक्शन इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर लग रहा है, तो ये दोनों आपस में 180 डिग्री पे है, यानी एक्शन जो है ये फोर्स इधर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है एकदम, यानी एक्शन फोर्स इधर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये दो और इक्वल भी है, क्या कंडीशन क्या है, इक्वल है, यानी एफ ये है, एफ ये, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर दोनों इक्वल है और अपोजिट भी है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी मैं अगर बताऊं, इसको मैंने 5 न्यूटन की फोर्स इधर खींचा और 5 न्यूटन की फोर्स इधर खींचा, ये कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 से मैंने इधर खींचा और 5 से इधर खींचा, यानी इसको मैं 5 से दोनों से खींच रहा हूँ, और दोनों से अगर बराबर खींचूंगा ये कहीं पर जाएगा नहीं, तो इन दोनों का फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। हमने बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देखा था जब हमने पढ़ा था बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स, तो वहां पर हमने देखा था कि अगर दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। यहाँ पर फोर्स क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर, यानी जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेंगे वो तुम्हारे सेम नेचर के होंगे। इसका मतलब क्या है, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम, जैसे मान लो कोई बॉल है, ये क्या है, बॉल है, ये बॉल को अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, किस फोर्स से, ग्रेविटी फोर्स से। अब अर्थ जो है इस बॉल पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो अर्थ इस पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस पे इसको रख दूं, मान लो ये अर्थ का सरफेस है और इस पे मैंने मार्कर को रख दिया, तो इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, एकदम करेगी, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ग्रेविटी एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर बॉल के ऊपर क्या अर्थ क्या लगाएगी, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएगी। तो जब बॉल के ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो जो इसका रिएक्शन फोर्स मिलेगा, अर्थ ने एक्शन कर दिया, अर्थ ने एक्शन कर दिया, अर्थ ने बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के एक्शन कर दिया। अब बॉल भी रिएक्शन फोर्स लगाएगी जरूर, अरे हर एक बॉडी का एक्शन का रिएक्शन होता है,
तो बॉल भी रिएक्शन देगी। अब बॉल रिएक्शन देगी तो बॉल भी अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगी। ये बात समझिएगा। जैसे हम लोग भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बॉडी के बीच में लगता है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, हम अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मास छोटा होता है, हमने वो देखेंगे, ऐसे बस समझिएगा कि जब मास छोटा होता है तो हम अर्थ की तरफ ऊपर से कोई भी चीज अगर है, इसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, नीचे चली जाती है, लेकिन अर्थ हमारे पास थोड़ी ना आती है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ हमारी तरफ मूव नहीं करेगी, लेकिन ये मास अर्थ की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट कहने का मतलब ये कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगते हैं उनका नेचर सेम होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो एक्शन हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स में हुआ, रिएक्शन भी किसमें हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स में हुआ। तो इसके कहने का साफ साफ मतलब ये था कि अगर एक्शन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में होगा तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स में होगा। जैसे यहाँ पर मैन ने बोट के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगाया, तो बोट ने भी मैन के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर दिया। अब यहाँ पर दोनों ने कौन सा फोर्स लगाया, मैकेनिकल फोर्स लगाया। यहाँ पर दोनों ने कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। तो जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है दोनों में कैसा हो रहा है, ग्रेविटेशनल, अगर सेम नेचर का हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन ग्रेविटेशनल में लगेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल लगेंगे। कोई फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स में दोनों में फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, जो एक्शन होगा वो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा और जो रिएक्शन होगा वो भी फ्रिक्शन फोर्स में ही होगा। तो जो हमारा एक्शन होता है और रिएक्शन होता है दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, यानी कि जो एक्शन जिसमें होगा रिएक्शन भी उसी में होगा। तो आज आपको पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देगा, बस आपको इन्हीं पॉइंट की मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। कुछ एग्जांपल्स दे देगा और पूछेगा यहाँ पर कौन सा न्यूटन्स का लॉ लग रहा है, या फिर ये कुछ एग्जांपल्स दे देगा, उसमें पूछ देगा आपसे कि ये न्यूटन्स के एग्जांपल्स है में कि नहीं है, या फिर इसमें न्यूटन का एग्जांपल अगर है इसमें एक्शन कहाँ पर हो रहा है, रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। एक्शन रिएक्शन पहचानने का तरीका एकदम सही है कि जो पहले फोर्स लगा रहा है वो एक्शन क्रिएट कर रहा है, जो बाद में लगा रहा है वो रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। जैसे मैन ने बोट के ऊपर फोर्स लगाया, तो मैन ने क्या किया, एक्शन क्रिएट किया, किसके ऊपर, फोर्स के बोट के ऊपर, और बोट ने बाद में फोर्स लगाया तो उसने रिएक्शन क्रिएट किया, किसके ऊपर, मैन के ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन ऐसे पेयर में ऐसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर पहचाने तो यहाँ पर रॉकेट ने गैस के ऊपर फोर्स लगाया और गैस ने रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाया, तो पहले फोर्स किसने लगाया, रॉकेट ने ही पहले गैस को छोड़ा ना, तो रॉकेट ने गैस को पहले नीचे फोर्स लगाया, यानी रॉकेट ने एक्शन कर दिया। अब गैस रिएक्शन कर रही है, बाद का फोर्स जो लगा था वो रिएक्शन करता है, तो गैस रिएक्शन कर रही है किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर को ऐसे पहचानते हैं कि कहाँ पर एक्शन हो रहा है, कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और कौन कौन सी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। जैसे यहाँ पर मैन और बोट इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पर गैस एंड रॉकेट इन्वॉल्व हो रहे थे। तो किसी भी एक्शन रिएक्शन होने के लिए दो बॉडी मस्ट होती हैं। तो ये पॉइंट्स हमने देखा, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।